हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। और मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा दिल्ली सल्तनतकालीन जो केंद्रीय प्रशासन था उसके बारे में। आज हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन एवं राजस्व एवं राजकोषीय प्रशासन के बारे में। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स भी करें, साथ ही मित्रों एवं दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, प्रांतीय प्रशासन। जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रांत थे उनमें प्रशासन संबंधी क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। सल्तनत काल में प्रांतों की जानकारी नहीं मिलती है। सल्तनत काल में प्रांतों को ही एकता कहा जाता था। प्रांतों का प्रशासन केंद्रीय व्यवस्था के अनुरूप था। इतिहासकार एवं अनुभवतुदा का मानना है कि मोहम्मद तुगलक के समय 23 प्रांत थे। एकता या प्रांत के प्रधान को मुक्ति या बली कहा जाता था। वित्तीय मामलों में इक़्तिदारों का सहायक ख्वाजा था। प्रांतों को जिलों में बांटा गया था, जिसे सिख कहा जाता था। इसका प्रशासक सिकदार होता था। सिख प्रांगणों में बटा हुए थे। अफीफ के अनुसार फिरोज के समय दुआओं में 55 प्रांगणे थे। प्रागना के स्तर पर अमेल नामक अधिकारी होता था, जो लगाने की वसूली का कार्य देखता था। इब्न बतूता एक और इकाई की चर्चा करता है जो परगने के नीचे होती थी। यह 100 या 84 गांवों का समूह होता था। इस समूह को सादी कहा जाता था। इसके ऊपर चौधरी नामक अधिकारी नियुक्त होता था। सल्तनत काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव होती थी। तो जो प्रांतीय प्रशासन था या न्याय व्यवस्था थी, इसमें हम बात करेंगे। प्रांतों में 4 प्रकार की न्याय व्यवस्था थी। प्रथम, बली न्यायालय, यानी इसे गवर्नर के नाम से भी जाना जाता, यह प्रमुख होता था। इसके बाद दूसरा आता है काजी सूबा का न्यायालय, जिसके अंतर्गत दीवानी या फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई होती थी। यह गवर्नर या बली से नीचे की इकाई थी। अगली आती है दीवान सूबा। इसका कार्य भू राजस्व संबंधी मामलों को देखना था। इनका कार्यक्षेत्र सीमित था। अगली सत्र सूबा, जो केवल फौजदारी मामले सुनता था। इसके कार्य भी सीमित थे। अब बात आती है इस्लामिक न्याय व्यवस्था की। तो इस्लामिक विधि शास्त्र को फिक़ह कहते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार बताया था एक क्वेश्चन में। इसके 4 प्रमुख स्रोत थे: कुरान, हदीस, कियास और इजमा। जो कुरान था यह मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक थी। हदीस यह इसमें कुरान का स्पष्टीकरण करने के लिए ईश्वरीय परंपराओं का उल्लेख किया गया है, यानी जो ईश्वरीय परंपराएं थी उनका उल्लेख हदीस में होता है। अगला कियास, इसे नजीर भी कहा गया है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि समान मामलों का निर्णय एक सा हो, यानी जो भी समान मामले हैं उनका निर्णय एक समान किया जाए। अगला आता है इजमा। इसका अर्थ होता है सर्वसम्मति, यानी इसके द्वारा जो निर्णय दिए जाते थे वो सर्वसम्मति के अनुसार निर्णय होते थे। अबू हनीफ, इब्न अस, छोटा शफी और अहमद बिन हनबल
प्रमुख मुस्लिम विधि शास्त्री थे। अब बात करते हैं हम सल्तनत काल में राजस्व एवं राजकोषीय प्रशासन के बारे में। तो यह दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। दिल्ली सल्तनत के करों को दो भागों में बांटा गया था, एक था धार्मिक कर एवं दूसरा धर्मनिरपेक्ष कर। धार्मिक कर में ज़कात और धर्मनिरपेक्ष कर में जजिया, खराज, खस्म आदि आते थे। दोस्तों, ज़कात क्या है? ज़कात या सदका धनी जो मुसलमान होते थे उनकी आय का 2.5% लिया जाता था। इसमें एक बात थी, इस धन को केवल मुसलमानों के हित में या मुसलमान जो थे उनके हित में व्यय किया जाता था। जो धन प्राप्त होता था ज़कात का वह केवल मुसलमानों के हित में व्यय होता था। दूसरा खराज, यह भूमि कर था जो हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाता था। यह उत्पादन की 1/3 से कम नहीं होता था और आधे से अधिक नहीं होता था। किंतु फिरोज तुगलक ने फुतहात फिरोज शाही अपनी आत्मकथा में इसका भाग 1/5 निर्धारित किया है, लेकिन संभवतः यह 1/3 की दर से ही प्रचलित था। अगला आता है उर्स। यह मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाता था। जो मुसलमान थे उनकी भूमि पर यह कर लगाया जाता था। जिस भूमि पर प्राकृतिक रूप से सिंचाई की सुविधा होती थी उस पर इसका कुल उत्पादन का 1/10 भाग लिया जाता था, और जहाँ राज्य के द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती थी वहाँ पर 1/5 भाग लिया जाता था। अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान की ज़मीन खरीद लेता था तो उस भूमि पर उसके बदले खराज देना पड़ता था, किंतु अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू की ज़मीन खरीदता तो खराज का परिवर्तन उसमें हो जाता था। अगला खस्म। यह युद्ध में लूटे हुए माल एवं भूमि में गड़े हुए खजाने से प्राप्त संपत्ति के नाम से जाना जाता था। इस संपत्ति में से 4/5 भाग सैनिकों का तथा 1/2 भाग राज को मिलता था, किंतु अलाउद्दीन ने इसे उल्टा कर दिया तथा सैनिकों को 1/5 तथा राज के लिए 4/5 भाग निर्धारित कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने खिलजी के विपरीत इसे पूर्ववत ही बना दिया। सिकंदर लोदी गड़े हुए खजाने से कोई भाग नहीं लेता था। अगला आता है जजिया। यह गैर मुसलमानों पर लगाकर था। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम शासक के राज में गैर मुस्लिमों को रहने का कोई हक नहीं था। जजिया कर देने के बाद ही वे लोग शासन एवं सुरक्षा प्राप्त कर सकते थे। फिरोज ने करार से जजिया को मुक्त किया। फिरोज ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगली आती बात खालसा या महरूसा भूमि की। ये भूमि वह भूमि होती थी जिसकी आय सुल्तानों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। प्रारंभिक सुल्तान के समय भटिंडा एवं ग्वालियर खालसा भूमि के अंतर्गत थे। अलाउद्दीन के समय इसका विस्तार हुआ, लेकिन फिरोज तुगलक ने इसकी नीति को बदल दिया और उसके समय खालसा भूमि कम हो गई। एक प्रकार की भूमि ऐसी थी जो अधीनस्थ शासकों के अधीन थी, जो प्रतिवर्ष राज को एक निश्चित धनराशि देते थे। खालसा एवं एकता के अंतर्गत कुछ क्षेत्र मवास कहलाते थे। इनमें लगान वसूली का कार्य कठिन था और शक्ति प्रयोग तथा प्रदर्शन से ही लगान को वसूली संभव होती थी। इन सब के अतिरिक्त एक अन्य श्रेणी कर मुक्त भूमि की थी, जिसे इनाम, इदरार या मिल्क एवं वक्फ कहते थे। प्रथम 3 शब्द समानार्थक थे।
राज्य द्वारा अधिकारियों को पुरस्कार के रूप में अथवा संतों और धर्मचारियों को दान के रूप में भी भूमि दी जाती थी। सामान्यतः इस प्रकार के अनुदान वंशानुगत रूप धारण कर लेते थे, परंतु सुल्तान का इन पर अधिकार सदैव बना या माना जाता रहा और कभी भी इसे वापस ले लिया जा सकता था। वास्तविक रूप में से ऐसा कम होता था और केवल अलाउद्दीन ने ही इस अधिकार का व्यवहारिक उपयोग करने में सक्षम हुआ। लगभग यही स्थिति वक्फ भूमि की थी, जो आर्थिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान के रूप में सुल्तान द्वारा दी जाती थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि प्रांतीय प्रशासन में न्यायिक व्यवस्था एवं राजस्व एवं राजकोषीय प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट्स करें।